हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग, और हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। आज हम एक धमाकेदार सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल, सॉरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। जल्दी जल्दी सब जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। हेलो सत्यजीत, जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। 15 सेकेंड्स, आई विल वेट फॉर 15 सेकेंड्स, देन मैं स्टार्ट कर दूंगा। गुड आफ्टरनून सत्यजीत। आई होप सब अच्छे होंगे, सब प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर लिए होंगे एग्ज़ाम के लिए। अब जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी ये सेशन को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, सबके साथ शेयर कर दीजिए। ओके, हर्षद भी जुड़ चुके हैं। हेलो हर्षद, हेलो सूर्या, गुड आफ्टरनून। जितना हो सके जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, और सबको जल्दी से जल्दी ले आइए इस सेशन के ऊपर। गुड आफ्टरनून हर्षद, और जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, सब जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। एंड वन सेकेंड, हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल। हैप्पी सरस्वती पूजा सूर्या। गुड आफ्टरनून प्रतीक। तो चलिए सब जुड़ते रहेंगे। तो आज हम देख लेते हैं, आज हम कौन सा टॉपिक आज हम आपके साथ करने जा रहे हैं। ओके, जैसे आप सबको पता होगा कि हमने आपके साथ एक यूट्यूब लाइव सीरीज कंटिन्यू किए हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। तो आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे हैंड्सअप ग्रोथ मैट्रिक्स के ऊपर। ओके, प्रतीक पूछ रहे हैं कैसे हो सर। मैं ठीक हूँ प्रतीक, आप बताइए आप कैसे हो। ओके, तो देखिए हैंड्सअप ग्रोथ मैट्रिक्स में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे हैंड्सअप ग्रोथ मैट्रिक्स में हम प्रोडक्ट और मार्केट एक्सपांशन कैसे होता है उसके ऊपर देखेंगे आज। उसके बाद हम उसका मैट्रिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या क्या होता है, कि कैसे हम एक्सपांड कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट में हम जा सकते हैं, कौन सा मार्केट में हम जा सकते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एक एक करके, हम डिटेल्स में देखेंगे कि मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्या होता है। ओके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्या होता है, गॉट इट। फिर उसके बाद हम देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी क्या होता है। ओके, फिर लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। आज मैंने आपके लिए ज़्यादा एमसीक्यूज लेके आया है, बिकॉज एमसीक्यूज के थ्रू ही हम आज के टॉपिक के कॉन्सेप्चुअल क्लियर करेंगे। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। प्रतीक्षा भी जुड़ चुके हैं। हेलो प्रतीक्षा। ओके, गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हैंड्सअप मैट्रिक्स क्या है। हैंड्सअप मैट्रिक्स एक स्ट्रैटेजी, एक प्रोडक्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिससे वो एक अपना प्रोडक्ट या फिर मार्केट एक्सपांड कर पाए। ओके, तो इसके लिए वो क्या हमेशा देखते रहती है, वो अपने प्रोडक्ट को कैसे एक्सपांड करेगी, उसका कैसे एक प्रोडक्ट यूनिकनेस लाएगी, और कैसे एक मार्केट में एक्सपांड कर सके। ओके, उसके लिए उसने क्या किया, प्रोडक्ट एंड मार्केट एक्सपांशन स्ट्रेटेजी अपनाया, तो जिससे वो प्रोडक्ट और मार्केट ग्रोथ हो सके उसका। ओके, हैंड्सअप मैट्रिक्स ने, और इसे किसने दिया था, इसे आइगोर हैंड्सअप ने दिया था। ओके, ये थे इनके फाउंडर। और यहां से हम मार्केट एक्सपांशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट से हमको पता चल जाएगा कि हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, हमारा क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है एनवायरनमेंट में, मार्केटिंग एनवायरनमेंट में। ओके, हेलो दीप्ति। प्रतीक्षा पूछ रहे हैं सर आज का टॉपिक है प्रतीक्षा हैंड्सअप मैट्रिक्स के ऊपर हम पढ़ेंगे आज। ओके, तो आई होप हैंड्सअप मैट्रिक्स क्या है आपको समझ आ गया होगा। हैंड्सअप मैट्रिक्स एक प्रोडक्ट मार्केट एक्सपांशन स्ट्रेटेजी भी इसको बोला जाता है, प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटेजीज भी बोला जाता है। इसमें हम क्या देखते हैं, हम प्रोडक्ट को कैसे, प्रोडक्ट और मार्केट को कैसे हमारा ग्रोथ स्टेज में ला सके, डेवलप कर सके। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, जैसे मार्केट पेनिट्रेशन हो गया, ओके, मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, मार्केट डेवलपमेंट हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया। सो ये 4 स्ट्रेटेजीज के ऊपर हैंड्सअप मैट्रिक्स घूमता है, और इसी के रिलेटेड हमको स्टडी करना है आज। ओके, तो आई होप हैंड्सअप मैट्रिक्स क्या है आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। तो देखिए ये है हैंड्सअप मैट्रिक्स। ओके,
तो यहां पे देखिए चार क्वाड्रेंट बनाए, एक मार्केट डेवलपमेंट, एक डाइवर्सिफिकेशन, एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एक मार्केट पेनिट्रेशन। ओके, तो अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में लेके जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मार्केट पेनिट्रेशन। ओके, वी आर पेनिट्रेटिंग इनटू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम एग्जिस्टिंग मार्केट में लेके जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन बोलते हैं। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखिए यहां पे हम नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तो नया प्रोडक्ट बनाएंगे मतलब न्यू प्रोडक्ट, एक एग्जिस्टिंग मार्केट है मतलब कोई भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे हम क्या करते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो उसको क्या हो जाता है, वो हो जाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, और फिर क्या आ जाता है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, न्यू मार्केट विद दैट ऑल्सो न्यू प्रोडक्ट, मतलब नया मार्केट है, हमने नया कंज्यूमर फाउंड आउट कर लिया, न्यू कस्टमर्स फाउंड आउट कर लिया और उनको न्यू कस्टमर्स को हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ओके, तो मैं इसका एग्जांपल भी आपको एक एक करके बताऊंगा और लास्ट में हम पढ़ेंगे मार्केट डेवलपमेंट। तो मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है, मार्केट डेवलपमेंट देखिए यहां से पता चल रहा है कि मार्केट को हमको डेवलप करना है, मतलब यहां पे न्यू मार्केट आ जाएगा। ओके, हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो भी हम प्रोडक्ट एग्जिस्ट प्रोडक्ट है हमारा, उसको हम न्यू मार्केट में लॉन्च कर देंगे, तो वो हो जाएगा क्या, मार्केट डेवलपमेंट। ओके ओके, हेलो रुचि, हेलो प्रतिभा। रुचि पूछ रहे लेक्चर कब स्टार्ट हुआ। ओके, 6 मिनट हुआ रुचि स्टार्ट होते हुए। ओके, तो चलिए वन बाय वन करके हम इसको देखते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। क्या पढ़ेंगे, मार्केट पेनिट्रेशन, मतलब हमको मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करना, मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम एग्जिस्टिंग मार्केट में लेके जा रहे हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट में लेके जा रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को। ओके, तो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी इज व्हेन वी सेल एंड प्रेजेंट प्रोडक्ट टू आवर प्रेजेंट मार्केट। जब हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रेजेंट प्रोडक्ट है, जो भी हम प्रोडक्ट अभी जो भी कंपनी बना रहा है, वो क्या करे, वही प्रोडक्ट को वही मार्केट में बेच रहा है। ओके, एग्जिस्टिंग मार्केट में, प्रेजेंट मार्केट में। तो कॉम्पिटिशन वुड बी प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम अपना प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, मतलब हम लो कॉस्ट अपना सकते हैं यहाँ पे प्राइसिंग, मतलब जो भी मान लीजिए हम पहले आप 10 रुपया में दे रहे थे उसको, ओके, हम क्या करेंगे, उसको 5 रुपीज में बेचेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो रिटर्न होकर हमारे पास रहेंगे। ओके, प्रमोशन, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशनल स्कीम्स लाएंगे। ओके, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लाएंगे, तो हो जाएगा प्रमोशंस। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम अपना मतलब स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, मतलब पहले मान लीजिए हम डायरेक्ट सेलिंग करते थे, अब हम क्या करेंगे, रिटेलर्स के थ्रू सेल कर सकते हैं। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कैडबरी का, तो कैडबरी का एग्जांपल से हम समझते हैं क्या है मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। तो कैडबरी क्या करता है, देखिए कैडबरी भी तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को बेचता है और एग्जिस्टिंग मार्केट में है, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एग्जिस्टिंग मार्केट है। तो वो क्या करता है, देखिए दिवाली का टाइम में क्या करता है कैडबरी, वो बम्पर ऑफर्स देता है, मतलब वो क्या करता है, बल्क में बेचता है, मतलब गिफ्ट, मतलब जैसे देखे होंगे कॉम्बो पैक्स आता है यहाँ पे, कैडबरी का कॉम्बो पैक्स, कॉम्बो पैक्स सब देता है। तो कॉम्बो पैक से क्या होता है, तो वो क्या करता है, कैडबरी के साथ और भी डिफरेंट डिफरेंट उसका डिफरेंट जो जो वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट है, जो कि पहले कभी मार्केट में वो इंडिविजुअली सेल नहीं हो पा रहे थे, अभी वो क्या किया कैडबरी, जब कॉम्बो पैक में ले आया, ओके, तो वो प्रोडक्ट कैडबरी के साथ वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी सेल हो गए। ओके, जैसे मैं कैडबरी का कॉम्पिटिटर्स दिखाता हूं, स्वीट इंडस्ट्रीज। ओके, तो पहले क्या होता था, पहले स्वीट इंडस्ट्री को उन्होंने टारगेट किया, उनके कॉम्पिटिटर्स। तो पहले दिवाली में क्या होता था, दिवाली में सब जाके स्वीट्स मिठाई देते थे। अभी क्या हो रहा है, अभी मिठाई के जगह कैडबरी ने ले लिया, कैडबरी का कॉम्बो पैक ले लिया है। तो कॉम्बो पैक जो भी आता है, दिवाली पैकेट्स जो भी हम जो कॉम्बो पैक आता है उसको देते हैं। तो वो क्या किया, वो भी लो कॉस्ट में होता है। तो वो क्या किया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो था एग्जिस्टिंग मार्केट में, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही और अच्छे लो कॉस्ट में और डिफरेंट प्रोमोशनल स्कीम्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करके वो अच्छी तरह से सेल कर पा रहा है। ओके, आई होप कैडबरी का एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। तो वो क्या करता है, कॉम्बो पैक सेल करता है टू अट्रैक्ट द एग्जिस्टिंग कस्टमर। जैसे जो भी पहले कस्टमर्स कोई भी नहीं ले रहा था कैडबरी प्रोडक्ट्स, तो वो क्या होगा, तो वो देखेगा कि मिठाई के जगह अच्छा मैं जाके कैडबरी का 100 रुपीज का सेलिब्रेशन पैक एक तो लेके दे दूं, तो उससे क्या हो जाएगा, उन्होंने लो कॉस्ट मार्जिन भी अपना कम रखा और प्रमोशनल स्कीम्स भी रखा। और वो क्या कर रहा है, देखिए जैसे कैडबरी का टैगलाइन क्या है, कुछ मीठा हो जाए, तो उन्होंने किसको टारगेट किया है, स्वीट इंडस्ट्री को टारगेट किया है। वो टैगलाइन से कुछ मीठा हो जाए उससे टारगेट किया स्वीट इंडस्ट्री को। ओके,
तो उससे क्या होगा, उन्होंने प्रमोशनल स्कीम्स भी ले आए। आई होप कैडबरी का एग्जांपल से आपको मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। तो मार्केट डेवलपमेंट क्या हो जाता है, यहां पे हम न्यू मार्केट जाएंगे, एक न्यू मार्केट में एंट्री करेंगे। ओके, और कौन सा प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम लेके जाएंगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को लेके न्यू मार्केट में हम एंट्री करेंगे। ओके, तो यहां पे क्या होता है, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इज स्ट्रेटेजी वेयर वी सेल आवर प्रेजेंट प्रोडक्ट्स, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको हम न्यू मार्केट में सेल करते हैं एंड गेन न्यू रेंज ऑफ कस्टमर्स टू गेट मोर सेल्स। मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया मैकडोनल्ड्स का। मैकडोनल्ड्स को आपको पता होगा कि ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, तो जब भी मैकडोनल्ड स्टार्ट हुआ ये यूएसए से ही स्टार्ट हुआ। ओके, तो उन्होंने धीरे धीरे अपना मार्केट एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि हम यूएसए के अलावा हम इंडिया को भी टारगेट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को भी टारगेट कर सकते हैं। तो इसी के लिए क्या किया, उन्होंने न्यू रेंज ऑफ कस्टमर्स फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो यहां से क्या हुआ, मैकडोनल्ड्स अपना न्यू डिफरेंट फ्लेवर्स लेके आए अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए। ओके, जो भी एग्जिस्टिंग हो या फिर न्यू कस्टमर्स हो उनके लिए लेके आए। तो आई होप मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल से आपको समझ आया होगा मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्या होता है। मतलब मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में हमारा जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको हम न्यू मार्केट में लेके लॉन्च कर रहे हैं। ओके, और उसके लिए हम क्या करता है, मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, मैकडोनल्ड्स ने पहले जो भी रीजन, जो भी कंट्रीज को उसको जाना था, उन्होंने पहले वहां पे कस्टमर सर्वे किया, रिसर्च किया, R&D किया, और बेस्ड ऑन दैट रीजन, बेस्ड ऑन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ दैट कंट्री, उन्होंने उसी टाइप का प्रोडक्ट वो कंट्री में लॉन्च किया। ओके, आई होप मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी मैकडोनल्ड्स के एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। ओके, अभी हम देखते हैं क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इज अ स्ट्रेटेजी वेयर वी डेवलप न्यू प्रोडक्ट एंड सेल देम इन आवर प्रेजेंट मार्केट। ओके, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, मतलब कैसे, यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट लेके आएंगे, न्यू प्रोडक्ट। ओके, और उसको हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग मार्केट में सेल करेंगे। इसमें एग्जिस्टिंग मार्केट में हम उसको सेल करेंगे। ओके, मतलब मान लीजिए यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे पतंजलि, तो पतंजलि का एग्जांपल, पतंजलि इज किसके लिए फेमस है, वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। जैसे दंत कांति, उन्होंने जब न्यू लॉन्च किया तो सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल दंत कांति उन्होंने लॉन्च किया। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल्स भी बेच रहे हैं। रिफाइंड ऑयल्स मतलब नेचुरल रिफाइंड ऑयल्स वो बेच रहे हैं, नेचुरल रिफाइंड ऑयल्स, समझे, नेचुरल रिफाइंड। मतलब वो क्या किए, पहले पहले जब लॉन्च किए थे वो आयुर्वेदिक के लिए थे, अभी उन्होंने क्या किया, न्यू प्रोडक्ट अपना बनाना स्टार्ट कर दिया, न्यू प्रोडक्ट में आ गए। न्यू प्रोडक्ट क्या, वो रिफाइंड ऑयल्स में भी आ गए। ओके, उन्होंने मैगी में भी लॉन्च कर लिया। आपको पता होगा कि पतंजलि मैगी भी बना रही है आजकल, मैगी प्रोडक्ट्स भी सेल कर रही है। तो न्यू प्रोडक्ट, और वो जो एग्जिस्टिंग मार्केट थे जो पहले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे, ओके, पतंजलि के, उन्होंने अभी क्या किया, स्टार्ट किया, अभी न्यू प्रोडक्ट्स भी खरीदना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल रिफाइंड ऑयल्स, मैगी, ये सब भी खरीदना स्टार्ट हो गया। ओके, आई होप ये वाला एग्जांपल आपको समझ आया होगा। जल्दी से जल्दी, ओके दिशा, जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक करो सब लोग। थैंक यू दिशा। ओके, आई होप ये वाला एग्जांपल से आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी समझ आ गया होगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, हम न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट में। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी मतलब यहां से पता चल रहा है आपको डाइवर्स करना है। ओके, मतलब यहां पे आपका न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट इन द न्यू मार्केट, मतलब आप नया मार्केट में भी एंटर कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट भी आप न्यू सेगमेंट लेके आ रहे हैं अपने नए कस्टमर्स के लिए। जैसे डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी क्या हो जाता है, इज अ स्ट्रेटेजी वेयर वी डेवलप ए न्यू प्रोडक्ट एंड टारगेट इन द न्यू मार्केट। तो न्यू प्रोडक्ट को हम डेवलप करते हैं और हम क्या करते हैं, न्यू कस्टमर्स को हम यहाँ पे टारगेट करने का कोशिश करते हैं। इसको हम अनरिलेटेड सेगमेंट को टारगेट करते हैं, इसको अनरिलेटेड मार्केटिंग भी हम बोल सकते हैं, अनरिलेटेड मार्केटिंग भी इसको हम बोल सकते हैं। मतलब ऐसा मार्केट को हम टारगेट करेंगे जिसके साथ पहले हमारा कोई रिलेशन नहीं था, मतलब वो टोटली न्यू मार्केट में हम लॉन्च करने वाले हैं अपना नया प्रोडक्ट लेके।
तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे अगर टाटा फॉर एग्जांपल हैज प्रेजेंट इन स्टील मोटर्स एंड नाउ इन रिटेल्स। टाटा का देखिए एग्जांपल, टाटा पहले किस में था, टाटा मोटर स्टील में थी, तो अभी क्या हुआ, टाटा स्टील के बाद धीरे धीरे उन्होंने टाटा मोटर्स, फिर उन्होंने कंसल्टेंसी में भी खोल दिया, कंसल्टेंसी फर्म, आईटी में भी है उन्होंने उन्होंने सॉर्ट्स भी आ गए। मतलब वो जो पहले नहीं थे, पहले क्या था, पहले हमको पता था कि पहले टाटा स्टील इंडस्ट्री से स्टार्ट हुआ था, तो धीरे धीरे उन्होंने प्रोडक्ट अपना न्यू प्रोडक्ट को बिल्ड करते गए और न्यू मार्केट में उन्होंने अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करते गए। और जैसे अब है नाउ रिटेल में भी है, रिटेल इंडस्ट्रीज में भी आ गए हैं। और एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो आईटीसी का, आईटीसी क्या है, आईटीसी इज इंडियन टोबैको कंपनीज। तो तब वो आईटीसी फेमस क्यों थी, टोबैको के लिए, बट उन्होंने देखा कि हम डिफरेंट सेगमेंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। उन्होंने आर&डी अपना अपनाया, ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, कंज्यूमर सर्वे लिया, फीडबैक लिया, फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अनरिलेटेड सेगमेंट्स में भी आ गए। अभी आईटीसी का आप क्या देखते हैं, आटा भी देखते हैं, ओके, आईटीसी का लाइफस्टाइल्स भी आ गया है, आईटीसी का साबुन तेल सब आ गया है, ओके। तो आईटीसी क्या होता है, वो भी अनरिलेटेड सेगमेंट में घुस गया है अंदर अभी, ओके। तो वो क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मतलब वो डाइवर्सिफाई मतलब न्यू प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में लेके आ रहे हैं और डाइवर्सिफाई धीरे धीरे कर रहे हैं, ओके। ओके, आई होप डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी क्या है आपको समझ आ गया होगा ये एग्जांपल से, आईटीसी का एग्जांपल से। अगर समझ आया तो एक यस या फिर नो, अगर नहीं आया तो नो करके बताओ, या फिर मैं फिर से और एक बार आपको समझा सकूं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं। आज हैंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स इतना ही था। आपको हैंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स में आपको एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ वो स्ट्रक्चर और एक बार। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आप अगर ये स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं तो वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो उन्होंने पूछ देंगे कि न्यू मार्केट में हम अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं तो उसको कौन सा स्ट्रेटेजी बोलेंगे, तो उसमें क्या बोलेंगे, मार्केट डेवलप हो रहा है या डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है या फिर मार्केट पेनिट्रेशन कर रहे हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर हम न्यू मार्केट में घुस रहे हैं और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। वैसे ही और भी वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि अगर आप एग्जिस्टिंग मार्केट में जा रहे हो और अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेके जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, मार्केट पेनिट्रेशन कर रहे हो, ओके। उसे और एक क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि आप अगर आप न्यू मार्केट में जा रहे हो और न्यू प्रोडक्ट के साथ घुस रहे हो तो वो स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगा, आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, मतलब एक अनरिलेटेड सेगमेंट में आप जा रहे हो, ओके। उसी तरह वो पूछ सकते हैं कि अगर आप एग्जिस्टिंग मार्केट में जा रहे हो और न्यू प्रोडक्ट लेके जा रहे हो तो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो आप इसको याद कैसे रख सकते हो, देखिए न्यू प्रोडक्ट है मतलब यहाँ क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, तो हो जाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ओके। तो ये वाला मैट्रिक्स तो आपको, ये वाला क्वाड्रेंट आपको याद हो गया होगा, न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट में आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो। उसी तरह अगर ये वाला क्वाड्रेंट आप देखोगे, फर्स्ट वन देखोगे, अगर देखिए यहाँ पे न्यू मार्केट है, अगर आप वर्टिकल एक्सिस में देखोगे, ये वाला एक्सिस में देखोगे तो न्यू मार्केट है, तो न्यू मार्केट में क्या कर रहे हो, मार्केट को डेवलप करोगे। तो ये वाला भी आपको याद हो जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका हो जाता है मार्केट डेवलपमेंट, ओके। और देखिए जब अगर न्यू हो जाता है, न्यू हो जाने से क्या होता है, हम डाइवर्सिफाई, हमेशा डाइवर्सिफाई करते हैं, तो ये हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन। और मार्केट पेनिट्रेशन, ये वाला आपको तो याद हो जाएगा, एग्जिस्टिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आप क्या करते हो, मार्केट पेनिट्रेशन करते हो। प्रतीक पूछ रहे सर इस पे क्वेश्चन आते हैं, हाँ क्वेश्चंस आते हैं, आज करेंगे भी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस, ओके। समझ आ गया सबको, क्लियर, ओके। तो चलिए एमसीक्यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिस्क्राइब्स द मार्केट, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजिकल एरिया ऑफ ए बिजनेस, ओके। उसको हम क्या बोलते हैं, बीसीजी मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर G9 सेल मैट्रिक्स बोलते हैं, कि 7S फ्रेमवर्क बोलते हैं, या फिर कंपनीज मिशन बोलते हैं। हमारा जो मार्केट है, हमारा जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, जो प्रोडक्ट है, जो टेक्नोलॉजिकल एरियाज हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसको हम किस में, उसको वो सब आता है, हमारा कौन सा चीज में वो आता है, बीसीजी मैट्रिक्स में आता है, G9 सेल में आता है, कि 7S फ्रेमवर्क में आता है, या फिर कंपनीज मिशन में आता है। 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए, ओके। जल्दी से बताइए।
सब बताइए आंसर, जल्दी से जल्दी सब बता दीजिए। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। आंसर दीजिए सब जल्दी जल्दी। वन का क्या होगा आंसर? सब दीजिए आंसर जल्दी जल्दी। ओके, चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कंपनीज मिशन। कंपनीज मिशन में मैंने आपको बताया था एक प्रीवियस क्लास में, एक तो आपको कौन सा एक तो क्लास में आपको बताया था कि मिशन मतलब आपका एग्जिस्ट, वाई यू एग्जिस्ट इन द मार्केट। ओके, एग्जिस्ट इन द मार्केट उसका मतलब हो जाता है मिशन स्टेटमेंट आपका। तो आप क्यों एग्जिस्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ योर प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ योर मार्केट एंड बिकॉज ऑफ योर टेक्नोलॉजिकल एरियाज। आपका प्रोडक्ट के लिए आप एग्जिस्ट करते हो, आप कैसा मार्केट में उसको कैसे सेल कर रहे हो उसके लिए एग्जिस्ट करते हो, एंड ऑल्सो हाउ टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग इन अ सफिशियंट वे। ओके ओके, वन का ए बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंपनीज मिशन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेम द फैक्टर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन इंटरनल एनालिसिस। हम जब इंटरनल एनालिसिस करते हैं अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनालिसिस कब करते हैं? हम खुद के अंदर एनालिसिस करते हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन खुद का एनवायरनमेंट को एनालिसिस करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सा फैक्टर्स उसमें होता है? फर्म्स रिसोर्सेस। क्या जो फर्म जो रिसोर्सेस यूज करी उसको हम इंटरनल रिसोर्स बोलेंगे? क्या उसका जो ऑब्जेक्टिव है, प्लान है, पॉलिसीज ऑफ द फर्म है उसको हम इंटरनल रिसोर्स बोलेंगे? या फिर कौन सा वो बिजनेस कर रही है, टाइप ऑफ बिजनेस वो इन्वॉल्व है? या फिर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। 2 का क्या होगा आंसर? जल्दी जल्दी सब बताइए आंसर इसका क्या होगा। साक्षी को बता रहे हैं 2 का ए, फॉर्म रिसोर्स। सब बताइए जल्दी 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 आंसर दीजिए। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इंटरनल एनालिसिस हम जब करते हैं, इंटरनल एनालिसिस जब हम करते हैं हम क्या देखते हैं? फॉर्म के विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हम स्टडी करते हैं। तो उसका हम क्या देखेंगे? उसका हम देखेंगे रिसोर्सेज, वो कैसा रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, मतलब एचआर रिसोर्सेज हम देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स पावर कितना है। अच्छा, उसका देखेंगे हम रॉ मटेरियल कैसा यूज हो रहा है। ओके, रॉ मटेरियल। ओके, रॉ मटेरियल देखेंगे, उसका इक्विपमेंट्स देखेंगे, कौन सा इक्विपमेंट्स यूज हो रहा है और वो इक्विपमेंट्स अच्छे से यूज हो रहा है कि नहीं। उसका हम क्या ऑब्जेक्टिव्स है देखेंगे, फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, उसका प्लान क्या है, पॉलिसीज क्या है, वो कौन सा प्रोडक्ट बना रही है उसका प्रोडक्ट एनालिसिस करेंगे। ओके, प्रोडक्ट एनालिसिस करेंगे, कौन सा बिजनेस वो इन्वॉल्व है, टाइप्स ऑफ बिजनेस हम देखेंगे। तो ये सब हो जाता है क्या हमारा? ये सब हमारा हो जाता है इंटरनल एनालिसिस फैक्टर। ओके, और मैंने आपको बताया था कि हम इंटरनल एनालिसिस कैसे करते हैं? स्वॉट एनालिसिस करके हम इंटरनल एनालिसिस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा इंटरनल एनालिसिस क्या होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। देखिए ये हैंड्सअप ग्रोथ मैट्रिक्स आ गया, डाइवर्सिफिकेशन इनटू ए न्यू बिजनेस एरियाज। अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं एक न्यू बिजनेस एरिया में दैट हैज नो ऑब्वियस कनेक्शन विथ एनी ऑफ द कंपनीज एग्जिस्टिंग एरिया रेफर्स टू। मतलब आप ऐसा एरिया में डाइवर्सिफाई कर जा रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप सॉल्ट बनाते थे, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, बट आप अभी यहाँ पे क्या हो गए? टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गए।
ओके, पहले आप नमक बनाते थे, अभी आप चाय बनाने जा रहे हो। तो आप क्या हुआ, पहले सॉल्ट बनाते थे, अभी एक न्यू मार्केट में न्यू प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया और न्यू कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हो। उसका मतलब हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन। तो उसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन या फिर कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, सत्यजीत बता रहे हैं 3 का सी। ओके, जॉन बता रहे हैं 3 का ए, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ओके, सब दीजिए आंसर, जल्दी जल्दी सब बताइए आंसर क्या होगा इसका। जॉन बता रहे हैं 3 का ए, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बता रहे हैं। साक्षी बता रहे हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। दीप्ति बता रहे हैं ए, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। हर्षद बता रहे हैं बी। अभी तक मुझे एक जन का ही आंसर सही आया है, सब बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा इसका आंसर। दिशा बता रहे हैं डी। अच्छा चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो मुझे किसने करेक्ट आंसर दिया है, सत्यजीत ने मुझे करेक्ट आंसर बताया था इसका 3 का सी। तो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में हम एक टोटली अनरिलेटेड सेगमेंट में घुस जाते हैं, मतलब यहाँ पे अनरिलेटेड। ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप पहले सॉल्ट बनाते थे, अभी आप क्या बना रहे हो, टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप जा रहे हो, मतलब टी बना रहे हो, बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर लिया आप। तो ये एक अनरिलेटेड सेगमेंट हो गया आपका। ओके, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब क्या है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब ये एक वैल्यू चेन एनालिसिस में आता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर रिलायंस का, यहां पे आपको रिलायंस का एग्जांपल से समझाऊंगा। ओके, मान लीजिए यहां पे रिलायंस मैन्युफैक्चर कर रही है। जो भी मैन्युफैक्चर होगा रिलायंस का, वो किसको जाएगा, वो रिटेल स्टोर में ही बेचेगा जाके। तो रिलायंस का खुद का रिटेल स्टोर भी है, क्या है, रिलायंस का खुद का रिटेल स्टोर भी है। तो अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके बाद आप रिटेल को बेचोगे, अगर आपका खुद का ही रिटेल बिजनेस है, आपका सब आप खुद का ही खरीद लिए हो, तो वो हो जाता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। मतलब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब आगे बढ़ रहे हो, मतलब एक वैल्यू चेन एनालिसिस में। जैसे ये मैन्युफैक्चरर हो गया, फिर मैन्युफैक्चरर से क्या होगा, रिटेलर के पास जाएगा, या फिर सप्लायर्स के पास जाए, मतलब रिटेलर्स के पास जाएगा, या उसके बाद कस्टमर्स के पास जाएगा। ओके, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में अगर ये वाला हो जाएगा सप्लायर्स, और यहां से हो जाएगा रॉ मटेरियल्स आ रहा है, तो ये हो जाता है क्या, हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और यहां से हमारा हो जाता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ओके, तो ये क्या कर, आगे आगे देखना। तो रिलायंस का क्या है, रिलायंस का खुद का भी रिटेल बिजनेस है, मतलब वो जो खुद बना रही है, वो खुद का रिटेल बिजनेस थ्रू से ही वो सेल कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ओके, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, जैसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन में रिलायंस का खुद का ऑयल, फॉर एग्जांपल मैं ऑयल इंडस्ट्री का लेता हूं, तो खुद का ही ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी है रिलायंस का, तो खुद एक्सट्रैक्ट करती है, खुद प्रोसेसिंग करती है, खुद बेचती है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ओके, और कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन तो मैंने बता दिया आपको कि आप एक अनरिलेटेड सेगमेंट में घुस रहे हो, मतलब पहले आप सॉल्ट बनाते थे, अभी आप चाय बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर दिए। ओके, और कॉन्सेंट्रेटिक डाइवर्सिफिकेशन क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आप लेस का एग्जांपल लीजिए, इसका लेस का। तो लेस का पता है आपको, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स रहता है, मतलब एक प्रोडक्ट लाइन में आपका कितना प्रोडक्ट है। मान लीजिए एक प्रोडक्ट लाइन है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट लाइन है, एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर आपका कितना टोटल प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल लेस का लेते हैं, तो लेस का आता है ओनियन, लेस का आ जाता है टमाटो, टमाटो ये का भी आ जाता है, लेस का आपका आ जाता है क्या, स्पाइसी। ओके, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपका प्रोडक्ट रेंज वो बेच रही है, एक प्रोडक्ट कैटेगरीज में उसका डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटिक डाइवर्सिफिकेशन। ओके, आई होप कॉन्सेंट्रेटिक डाइवर्सिफिकेशन क्या है आपको समझ आ गया होगा इस लेस के एग्जांपल से। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच बिजनेस यूनिट जनरेट सब्सटेंशियल कैश सरप्लस
ड्यू टू लो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड हाई प्रॉफिट शेयर। ये आपका आ गया बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स का क्वेश्चन। बीसीजी हमने कल पढ़ा था, तो उसका रिलेटेड ये क्वेश्चन। अगर आप बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स नहीं देखें तो आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल में, प्लेलिस्ट में आपको जाके बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी आप देख सकते हैं और आपको वहां से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, डॉग, केस काउ, क्वेश्चन मार्क या फिर स्टार। ओके, 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से जल्दी। यहां पे हिंट है आपका केस सरप्लस। ओके, जल्दी जल्दी सब आंसर बताइए। 4 का डी बता रहे हैं स्टार रूसी। ये सब बताइए। सत्यजीत बता रहे हैं ए डॉग, साक्षी बता रहे हैं बी, प्रतीक बता रहे हैं ए, दीप्ति ने बताया ए आंसर डॉग, जॉन बता रहे हैं ए, प्रतिभा बता रहे हैं ए डॉग, ओके प्रतीक्षा बता रहे हैं डी, राजश्री बता रहे हैं बी। ओके, मेरे को 2 ही करेक्ट आंसर अभी तक मिला है। तो अगर हम जाते हैं आंसर में तो इसका हो जाएगा केस का। तो किसने किसने दिया था, साक्षी ने दिया था और राजश्री ने मुझे आंसर करेक्ट आंसर दिया है। ओके, तो देखिए स्टार में क्या होता था, हमने पढ़ा था स्टार में हाई मार्केट ग्रोथ रेट और हाई मार्केट शेयर होता है। ओके, क्वेश्चन मार्क में हमने पढ़ा था हाई मार्केट ग्रोथ रेट एंड लो रिलेटिव मार्केट शेयर। केस काउ में हमने क्या पढ़ा था, लो मार्केट ग्रोथ रेट एंड हाई रिलेटिव मार्केट शेयर। ओके, डॉग में पढ़ा था डॉग तो डिक्लाइन स्टेज में आ जाता है, लो लो। तो देखिए केस काउ में यहाँ पे हमको केस सरप्लस होता है, ये वाला हिंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए केस काउ हमारा डिक्लाइन स्टेज है, ये हमारा डिक्लाइन स्टेज में आ जाता है। मतलब ये ऐसा स्टेज है यहाँ पे हमारा कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगा और यहाँ पे हमेशा हमारा लॉस होता है। तो डॉग स्टेज इज नॉट ए बेनिफिशियल वन। केस काउ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, मिल्क, मिल्क दी काउ। मतलब यहां से ज्यादा ऐसा एक प्रोडक्ट है आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जहां से आपको मैक्सिमम बेनिफिट होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट इनकर करते हैं आप। तो वहां पे क्या करेंगे आप, जितना हो सके वहां से आप अपना प्रॉफिट इनकर कीजिए, प्रॉफिट लीजिए और वो जो प्रॉफिट आप पा रहे हैं उसको स्टार में यूज कीजिए। मतलब ऐसा प्रोडक्ट में यूज कीजिए जिसका आप पोटेंशियल देख रहे हैं फ्यूचर में उसका ग्रोथ हो सकेगा, तो उसमें आप उसको जाके यूज कीजिए। ओके, तो कैश काउ में क्या है, मिल्क द काउ। और क्वेश्चन मार्क में क्या है, यहां पे हम डाउटफुल है कि हम इन्वेस्ट करें ये प्रोडक्ट में या फिर नहीं करें, डिसइन्वेस्ट कर दें। तो ये हो जाता है क्वेश्चन मार्क में। और स्टार में क्या हो जाता है, ये थे ग्रोथ मैट्रिक्स। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको फ्यूचर लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ देगा। ओके, किस में, स्टार में। आई होप ये वाला आपको समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केस काउ। हाँ राजश्री, आपका सही आया आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेरिक स्ट्रेटेजी। तो मैंने आपको ये भी पढ़ाया है, पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी। अगर ये वाला क्लास आपने नहीं लिया है तो अगेन मैं आपको बोलूंगा कि हमारे यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब लाइव सीरीज में जाइए, यूजीसी नेट आईएफएस में जाइए, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे मैंने आपको पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया है, पूरा डिटेल एनालिसिस करके वहां पे मैंने बताया है। तो जाइए प्लीज उसको एक बार देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। तो क्या होगा, यूनिट स्ट्रेटेजी होगा या फिर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी होगा या फिर डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी होगा या फिर नीच स्ट्रेटेजी होगा। इसमें से आपको बताना है नॉट, कौन सा नहीं है, पोर्टर्स जेनेरिक मॉडल में नहीं आता है। ओके, प्रतीक बता रहे हैं 5 का ए। ओके, हर्षद बता रहे हैं बी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। ओके, सब दीजिए आंसर सब।
जॉन ए बता रहे हैं, प्रतीक्षा सी बता रहे हैं। ओके, तो साक्षी बता रहे हैं डी, नीच नीच स्ट्रेटेजी। ओके, रूसी अभी बता रहे हैं डी। तो मुझे अभी तक एक ही करेक्ट आंसर आया है। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यूनिट स्ट्रेटेजी। तो मेरे को किसने आंसर करेक्ट बताया है? प्रतीक ने बताया 5 का ए। कांग्रेस प्रतीक, यूनिट स्ट्रेटेजी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए हमने पढ़ा था कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट फोकस एंड डिफरेंशिएशन फोकस हमने पढ़ा था। ओके, तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप आएगा, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी आएगा, नीच स्ट्रेटेजी आएगा। तो हमने कॉस्ट लीडरशिप में स्ट्रेटेजी में क्या पढ़ा था? कॉस्ट लीडरशिप नाम से पता चल रहा है आपको, इट रिलेटेड टू कॉस्ट, मतलब आपको लो कॉस्ट में आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। तो वो हो जाता है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। आप लो कॉस्ट में बेच के आप वो कॉस्ट सेगमेंट में आप अपना लीडरशिप बना चुके हो। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में क्या हो जाता है? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में आप अपना प्रोडक्ट को यूनिक बनाते हो, यूनिक प्रोडक्ट। ओके, आप यूनिक प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? क्वालिटी है उसको बढ़ा दोगे, उसको अच्छा फीचर्स प्रोवाइड करोगे कस्टमर्स को। तो आप कस्टमर से आपका प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ओके, तो हो जाता है क्या? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। नीच स्ट्रेटेजी क्या हो जाता है? आप क्या करोगे? एक ऐसा सेगमेंट को टारगेट करोगे जहां पे आपका कॉम्पिटिटर्स पहले नहीं आया है, ऐसा सेगमेंट आप देखोगे और वहीं पे ही टारगेट करोगे। ओके, तो हो जाता है क्या? नीच सेगमेंट। ओके, तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये देखिए, नॉट एन एलिमेंट ऑफ पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, ये वाला भी मैंने आपको पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल में मैंने आपको पढ़ाया है, जाके एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। ओके, द फॉर्म्स माइक्रो एनवायरमेंट, द फॉर्म्स एग्जिस्टिंग कंपटीशन, द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, या फिर पोटेंशियल कंपटीशन फ्रॉम न्यू एंट्रेंट। आपको बताना है कि इनमें से पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल जो हमने पढ़ा था उसमें से कौन सा नहीं आता है। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। रूसी बता रहे हैं 6 का बी, द फॉर्म्स एग्जिस्टिंग कंपनी कंपटीशन। जल्दी जल्दी सब बताइए क्या होगा इसका आंसर। सत्यजीत का आंसर आ रहा है सी, द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। ओके, जल्दी जल्दी सब बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रतीक बता रहे हैं डी, द पोटेंशियल कॉम्पिटिशन फ्रॉम न्यू एंट्रेंट। हर्षद बता रहे हैं ए, द फॉर्म्स मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ओके, अभी तक मुझे एक ही करेक्ट आंसर आया है इस क्वेश्चन का। प्रतिभा बता रहे हैं सी, द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। ओके, सब बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा इसका आंसर। दीप्ति बता रहे हैं सी, द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा द फॉर्म्स मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स। हमने पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल जब पढ़ रहे थे वहां पे हम देखते थे कि हमारा एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स कैसा है, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन के ऊपर हमने स्टडी किया था। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एंड बार्गेनिंग पावर्स ऑफ कस्टमर भी हमने देखा था वहां पे। ओके, द पोटेंशियल कंपटीशन फ्रॉम न्यू एंट्रेंट, आपको अगर कोई न्यू एंट्रेंट अंदर अगर आपके इंडस्ट्री में आ रहा है तो आप उसको कैसे कॉम्पीट कर रहे हो वो भी हमने स्टडी किया था। तो ये वाला मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं आ जाएगा। ये वाला कहाँ आएगा? ये वाला हमारा एक्सटर्नल एनालिसिस जब हमने पढ़ा था कि कौन सा फैक्टर्स एक्सटर्नली इंपैक्ट डालता है, तो क्या मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर हमने वहीं पढ़ा था। जैसे मैक्रो एनवायरमेंट इकोनॉमिक फैक्टर क्या हो जाता है, हमने वहां पे पढ़ा था पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस पढ़ा था, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर कैसे इंपैक्ट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, उसका इकोनॉमिक फैक्टर कैसे इंपैक्ट करता है, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स। ओके, मैनी मैक्रो फैक्टर्स इंपैक्ट डालता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द पोर्टर्स नोशन ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज वन इन विच द फर्म सीक्स एन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके, तो कैसे एक फर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करता है, जिसको जो पोर्टर्स ने बताया था, थ्रू हैविंग ए लोअर कॉस्ट देन देयर कॉम्पिटिटर्स, या फिर थ्रू एस्टैब्लिशिंग थ्रू देयर यूनिकनेस, थ्रू अचीविंग ए मैच बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स, या फिर थ्रू कंसंट्रेटिंग ऑन अ नैरो मार्केट सेगमेंट। ओके, 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए 7 का क्या होगा। जल्दी से बताइए सब, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर कर दीजिए सबके साथ। यहाँ पे हम कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज कर रहे हैं जिससे सबको बेनिफिट हो सके। ओके, जल्दी जल्दी से बताइए 7 का क्या होगा आंसर। ओके, चलते हैं इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा थ्रू एस्टैब्लिशिंग देयर यूनिकनेस, द पोर्टर्स नोशन ऑफ ए डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। देखिए यहाँ पे हिंट है हमारा डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, ये वाला हमारा हिंट है। ओके, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी इज बेस्ट डिस्क्राइब एज वन इन विच फर्म सीक्स ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो मैंने बताया था डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में हम प्रोडक्ट को यूनिक बनाते हैं। प्रोडक्ट को यूनिक बनाते हैं किससे, एज कॉम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। वहां पे हम जो भी प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारा यूनिक होना चाहिए। ओके, और जो भी हम क्वालिटी दे रहे हैं, जो भी फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी यूनिक होना चाहिए, वो भी बेस्ट होना चाहिए। ओके, एज कॉम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। तो हम कुछ अपना जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो वो यूनिक होना चाहिए। ओके, आई होप ये वाला आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। हमेशा आप क्या कीजिए, कीवर्ड को ढूंढिए क्वेश्चंस में कीवर्ड ढूंढिए। जैसे यहाँ पे कीवर्ड क्या था, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी था। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी हमको पता है कि हमको डिफरेंट करना है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर। तो मेरे को क्या डिफरेंट कैसे करूंगा कॉम्पिटिटर से, अपना प्रोडक्ट में अगर मैं कुछ यूनिकनेस लाऊं तो यूनिकनेस, तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। पोर्टर्स वैल्यू चेन इज एसेंशियल ए टूल फॉर व्हाट। देखिए मैंने पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस भी आपको पढ़ा रखा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। तो आप अगर इसको नहीं देखें तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट में जरूर देखिए पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस कैसे हम करते हैं। तो कैसे करते हैं हम, आइडेंटिफाइंग द कॉम्पिटिटिव फोर्स विद इन एन इंडस्ट्री, मतलब क्या टूल यूज करेंगे, कैलकुलेटिंग व्हाट ए फर्म इज वर्थ, एडवाइजिंग फर्म्स ऑन हाउ टू प्राइसिंग देयर प्रोडक्ट्स, या फिर डायगोनाइजिंग एंड एनहांसिंग सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस को हम क्यों यूज करते हैं। ओके, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी से जल्दी सब बताइए इसका आंसर। सब बताइए जल्दी से जल्दी। अच्छा, जॉन का आंसर आ गया। जॉन बता रहे हैं सी, एडवाइजिंग फर्म्स ऑन हाउ टू प्राइस देयर प्रोडक्ट्स। ओके, अच्छा, पोर्टर्स वैल्यू चेन हम एनालिसिस इसके लिए यूज करते हैं। ओके, ठीक है, जॉन बता रहे हैं सी। ओके, रूसी का भी आंसर आ गया। रूसी बता रहे हैं ए, आइडेंटिफाइंग द कॉम्पिटिटिव फोर्स विद इन एन इंडस्ट्रीज। ओके, कीवर्ड ढूंढिए, कीवर्ड पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस हम क्यों करते हैं। ये सब दीजिए आंसर जल्दी जल्दी, बाकी भी सब दीजिए आंसर, क्या होगा इसका आंसर। ओके, प्रतिभा बता रहे ए, आइडेंटिफाइंग द कॉम्पिटिटिव फोर्स विद इन एन इंडस्ट्री। ओके, आपको कॉम्पिटिटिव फोर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पोर्टर्स वैल्यू चेन में। अच्छा, प्रतिभा बता रहे हैं। ओके, ओके, और कोई बताएगा आंसर इसका क्या होगा। ओके, चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा डायगोनाइजिंग एंड एनहांसिंग द सोर्स ऑफ। देखिए
सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस में बताया था कि हम यहाँ पे हमेशा देखते हैं कि कॉम्पिटिटर से हम कैसे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें। यहाँ पे मेन फोकस होता है हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और वैल्यू चेन एनालिसिस में मैंने आपको क्या बताया था, वैल्यू चेन एक एनालिसिस जैसे यहाँ रॉ मटेरियल से स्टार्ट होके जब हम प्रोक्यूरमेंट करते हैं, रॉ मटेरियल लाते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको रिटेलर के पास भेजते हैं, फिर कस्टमर एंड कस्टमर के पास जाता है। तो ये जो प्रोसेस, ये जो शेड्यूल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, हर एक स्टेप से वो वैल्यू क्रिएट करेगा। वैल्यू क्या क्रिएट करेगा कि, और वैल्यू इन द सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट हो रहा है। और वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कस्टमर क्या होगा, कस्टमर्स को कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो प्रोडक्ट एंड सर्विस यूज करके। ओके, तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन भी हर स्टेप में देखेगा कि जो भी वो वैल्यू मिल रहा है उसको, उससे वो कितना कॉम्पिटिटिव गेन कर रहा है, मतलब वो कितना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो रहा है, उसको मिल रहा है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कॉम्पिटिटर से वो कितना यूनिकनेस है, वो कितना अच्छा है। ओके, तो वो हमेशा ट्राई करेगा कि जो भी प्रोसेस, जो भी स्टेप्स कर ले रहा है एक वैल्यू चेन प्रोसेस में, ओके, तो उसको वो वहां पे प्रॉफिट मिले। ओके, तो 8 का डी हो जाएगा आंसर। तो डायगोनाइजिंग एंड एनहांसिंग द सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो हमको यहाँ पे डायगोनाइज करना पड़ेगा, हमको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा सोर्स हम यूज कर सकते हैं फॉर गेनिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वैल्यू चेन हम कहाँ करते हैं, वैल्यू चेन हम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ही करते हैं। ओके, इसीलिए ये बताया है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप 8 का डी आपको समझ आ गया होगा, इसका आंसर क्यों हुआ। और आपको हमेशा कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पोर्टर्स वैल्यू चेन के बारे में आपको पूछा था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखिए, अगर आपको ये सेशन सब अच्छा लग रहा है तो देखिए हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी लेके आए हैं। डेली प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वो भी फ्री है आपके लिए। तो वहां पे आप क्या कीजिए, हमारा ऐप को डाउनलोड कीजिए, IFS ऐप को डाउनलोड कीजिए। ओके, और जाइए वहां पे, आपको डेली वहां पे 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चंस, वो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, इसी टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे जिससे आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, और जल्दी से जल्दी आप वहां जाके एनरोल कीजिए। ओके, और एक चीज और, हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन कोर्सेस लेके आ रहे हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट के लिए। ओके, जिसमें हम आपको बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 प्रोवाइड करेंगे, और जिसमें 300 प्लस आवर्स लेक्चर्स प्रोवाइड होगा। ओके, 300 प्लस आवर्स लेक्चर जिसमें आप लाइव देख सकते हो, प्लस रिकॉर्ड भी देख सकते हो। मतलब लाइव अगर आप नहीं देख पा रहे हो, तो आपको कुछ काम आ जा रहा है, कुछ भी आ जा रहा है, तो आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। और उसके साथ साथ हम आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, जिसमें 15 सब्जेक्ट वाइज रहेगा और 5 फुल मॉक लेंथ टेस्ट रहेगा। 5 फुल लेंथ टेस्ट मतलब यहाँ पे टोटली यूजीसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। ओके, यूजीसी बेस्ड, या फिर आप कोई भी सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ओके, या फिर महाराष्ट्र सेट हो गया, कोई भी सेट एग्जाम हो गया, AP सेट हो गया, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस भी रहेंगे। और उसका ड्यूरेशन हमने रखा है 6 मंथ, बिकॉज I think 6 months is enough to crack any competitive exam. Okay, so you will get all these offers within the 9,000 rupees. आप 9,000 rupees दे के एक्सक्लूसिवली 6 मंथ के लिए सब मिल जाएगा आपको। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट www.ifsonline.com में विजिट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बिलो में दिया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, जो भी यूजीसी नेट 2020 के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर अभी सोच रहे हैं करने का, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। अभी से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि जून में एग्जाम, शायद जून से एग्जाम कंटिन्यू हो जाएगा, वो साइकिल फिर से आ जाएगा, मतलब जून दिसंबर साइकिल फिर से आ जाएगा। तो जल्दी से जल्दी सबके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे, एंड वंस अगेन हैप्पी सरस्वती पूजा। थैंक यू।